अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, श्रीलंका बेहद खूबसूरत और समृद्ध राष्ट्र आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने तबाही और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा ही नहीं बल्कि पहुंच चुका है। एक समृद्ध राष्ट्र के बर्बाद होने और खंडहर में तब्दील होने की ये ऐसी कहानी है जो हमारी आपकी पीढ़ी के सामने घटी। एक समय साउथ एशिया में बेहतरीन इकोनॉमी वाला देश आज इतना बदहाल क्यों हो गया कि उस देश के पास न तो ईंधन है, न पेट्रोल है, न डीजल है, न खाना है, न दवा है। देश कंगाल हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। किसी एक देश के बैंकरप्ट होने की ये शायद सबसे बड़ी घटना है जो इस 20-30 सालों के भीतर घटी है और इस पर हमें चिंतन करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आप सब ने श्रीलंका के फुटेज, श्रीलंका के वीडियोस मोबाइल पर देखे होंगे, टेलीविजन दृश्यों पे देखे होंगे। श्रीलंका में इस वक्त कोई सरकार नहीं है। श्रीलंका की सरकार फरार हो चुकी है। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि पूरी की पूरी सरकार फरार हो गई। जनता ने क्रांति कर दी। क्रांति की तिथि लिख दी 9 जुलाई 2022। लोगों के सब्र का पैमाना टूट गया। न खाना है, न ईंधन है, न पेट्रोल है, न डीजल है, न बिजली है, न काम है, न धंधा है, न फैक्ट्री चल रही है। सब कुछ तहस नहस। एक समृद्ध देश के बर्बाद होने की यह ऐसी सच्ची कहानी है दोस्तों, जो रूह को हिला डालेगी, आपको झकझोरने पर विवश करेगी और सोचने पर विवश करेगी कि एक देश कैसे डूब गया। और हमारी आंख के सामने देखते देखते मैं हमेशा कहता हूं कि एक भ्रष्ट, धर्मांध और अनैतिक नेतृत्व किसी भी देश का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। श्रीलंका हमारे समक्ष उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत ऐसे पड़ोसी देशों के साथ घिरा हुआ है जहां अस्थिरता का दौर है, जहां की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब श्रीलंका। श्रीलंका का डूबने का भारत के लिए बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। श्रीलंका में जब भी स्थितियां खराब होती हैं उसका सीधा प्रभाव तमिलनाडु पर पड़ता है, दक्षिण में हमारी तरफ। वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति भाग निकले हैं। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 20 से ज़्यादा मिनिस्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त वहाँ कोई सरकार ही नहीं है। राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा है और वहाँ के मुख्य दफ्तरों पर भी जनता काबिज है। और जनता का काबिज होना लाजमी है क्योंकि ये समस्या अभी से नहीं है, 1 साल से चल रही थी। और गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, इनफैक्ट हैं अभी, 3/4 बहुमत उनको श्रीलंका की जनता ने दिया था। 3/4 मेजॉरिटी, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। धर्मांधता और कट्टरता के चरम पर पहुंच गया था श्रीलंका, आज बर्बाद हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्मांधता आपको बर्बाद कर सकती है, कट्टरता आपके लिए तबाही ला सकती है। और श्रीलंका आज उसी मुहाने पर खड़ा रहा। श्रीलंका के लोगों के जीवन को नरक में तब्दील कर दिया गया। दुनिया के हर मुल्क तमाशा देखता रहा और आज श्रीलंका के लोगों की मदद करने के लिए भारत के सिवा कोई नहीं। क्रेडिट लाइन भारत ने इशू की। जरूरी खाद्य सामग्री, ईंधन की आपूर्ति, डीजल और पेट्रोल आवश्यकता के मुताबिक भारत सप्लाई लाइन खोलने की कोशिश कर रहा है। आज श्रीलंका के लिए ना तो चीन खड़ा है, ना बांग्लादेश खड़ा है, ना दुनिया के दूसरे मुल्क खड़े हैं। मुसीबत में कौन काम आया? भारत काम आया। जब गृह युद्ध छिड़ा था तब भी भारत काम आया था। और आज भी श्रीलंका के काम कौन आ रहा है? सिर्फ भारत आ रहा है। वहां की सरकार फरार है। राष्ट्रपति पैसा सामान पैक करके परिवार समेत नेवी वेसल से भाग गए हैं। जनता उन्हें ढूंढ रही है। 13 तारीख को उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। लेकिन अब श्रीलंका का होगा क्या?
वहां 3/4 बहुमत तो गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी के पास है। तो क्या नए चुनाव होंगे? ऐसी जर्जर हालत में कौन से नए चुनाव होंगे? तो वहां सरकार चलाएगा कौन? क्या गोटाबाया राजपक्षे अपना कोई डमी बैठा के चलाएंगे? क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि 13 तारीख को इस्तीफा देने के बाद वो भाई साहब विदेश भाग जाएंगे। उनके पैसे, उनका सारा कुछ सब विदेशों में शिफ्ट कर चुके हैं। वो एक सम्मानजनक विदाई चाहते हैं ताकि विदेशों में जमा किए गए अपने धन पर अय्यासी कर सकें। श्रीलंका के गरीब जनता का पैसा लूटकर एक राष्ट्रपति भाग रहा है। जनता बर्बाद हो चुकी है, वहां के लोगों का पैसा मिट्टी हो चुका है। पैसा तो है लोगों के अकाउंट में, लेकिन सामान नहीं है खरीदने के लिए। करें तो क्या करें? फॉरेन रिजर्व जीरो है, चारों तरफ बेकारी है। चूल्हों पे खाना पक रहा है, खेतों में जो पैदा हो रहा है वही खा रहे हैं लोग। साइकिल से चल रहे हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल है नहीं। आपने सिर्फ कल्पना की होगी इस तरह किसी राष्ट्र के बारे में, पर बहनों भाई हमारी आंख के सामने सच हो गया। ये अलार्मिंग सिचुएशन, खौफनाक, एक देश के, एक पीढ़ी के, एक सपने के मर जाने की कहानी है ये, और भी सच्ची, और हमारी आपकी आंख के सामने। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को चलाना, देश को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस जॉब। और जो समाज, जो सरकार धर्मांधता, कट्टरता, धर्म, पंथ, जाति, मजहब, इसके आधार पर भेदभाव करती हो, उसका हाल श्रीलंका की तरह ही होगा। अफगानिस्तान आपके समक्ष उदाहरण है, पाकिस्तान की तबाही हमारे समक्ष है। हमें इससे सीखना होगा। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार और अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और विशेषज्ञता इनकी श्रीलंका के मुद्दे पर है। और अब तक 10 से ज़्यादा श्रीलंका के दौरे ये कर चुके हैं और वहाँ की राजनीति और वहाँ के नेताओं के तौर तरीकों से हेमंत तिवारी काफ़ी वाकिफ़ हैं। देवकीनंदन मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। इनका भी श्रीलंका पर स्पेशलाइजेशन है और कई दौरे कर चुके हैं। इसलिए आज इन दो महानुभावों को मैंने आमंत्रित किया है ताकि हम श्रीलंका की राजनीति के बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकें। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के बड़े विशेषज्ञ हैं, दिल्ली स्टूडियो में से मेरे साथ कनेक्ट हैं। और आकाश जिंदल जी देश के जाने माने अर्थशास्त्री, इनसे पूछेंगे कि श्रीलंका कैसे डूबा। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं सर